ओके, अब करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हमें पता है कि वायर वगैरह या कोई भी जो इक्विपमेंट वगैरह है वो गर्म हो जाता है करंट के पास करने से, हमने देखा होगा ये। तो ऐसा क्यों होता है? तो दो फॉर्मूलाज दे रहा हूँ, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको याद कर लो। एक और दूंगा, ये कहलाता है जूल्स लॉ। ठीक है, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ का मतलब क्या है? देखो, अगर मान लो आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जैसे टी यहाँ पर टाइम है और एच हीटिंग है, आई तुम्हारा करंट है। मान लो अगर रेजिस्टेंस और टाइम को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, तो ये कहता है कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। यानी ये वैल्यू अगर हाई होगा तो ये भी हाई होगा, अगर ये वैल्यू लो होगा तो हीटिंग भी लो होगा। यानी करंट के ऊपर ही टोटली डिपेंड करता है कि कितना हीट है, अगर टाइम और रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट मान लें। टी इक्वल टू टाइम है, इसको टेम्परेचर से मत कंफ्यूज कर लेना, और आर इक्वल टू रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये दोनों को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं तो करंट के ऊपर ही बेसिकली डिपेंड करेगा कि हीट कितना होगा। ये बेसिक है, इसको याद कर लेना। एक और फॉर्मूला याद कर लो, इसी से डिराइव्ड है, वो H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, ये दोनों फार्मूला को थोड़ा सा दिमाग में रख लो तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। चलो, अब इससे बेसिस पे इसके एप्लीकेशन के ऊपर भी कई सारे सवाल है, कई सारे कॉन्सेप्ट से छोटे मोटे जान लेंगे। जैसे एक है फ्यूज वायर का कॉन्सेप्ट, जैसे अभी हमने डील किया ही था कि फ्यूज वायर जो होते हैं वो हीटिंग प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं, हीटिंग प्रिंसिपल ऑफ द करंट पे ही काम करते हैं। यानी जो फ्यूज का वायर होता है उसकी खासियत क्या होती है? पहला तो उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये तो हम जान रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट इसका काफ़ी लो होता है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है। यानी अगर रेजिस्टेंस हाई है और मेल्टिंग पॉइंट लो है, यानी कभी भी ऐसा करंट ज़्यादा अगर करंट पास हो गया तो ये तुरंत से ये टूट जाता है। तो इसके लिए ये जो वायर एलिमेंट हम लोग जो फ्यूज में यूज़ करते हैं, तो बेस्ट कौन सा है? तो इसको याद कर लो, बेस्ट है लेड प्लस टिन का अलॉय। ठीक है, लेड प्लस टिन का अलॉय जो है वो बेस्ट माना जाता है फ्यूज वायर के लिए, और ये कनेक्ट होता है हमेशा सीरीज में, ये तुम्हें पता ही है। दूसरा है हीटर वायर, जो हीटर का वायर है, जो सर्दियों में हीटिंग कॉइल हो गया या फिर खाना बनाने वाला हीटर होता था, उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा? तो यार अगर वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो समझ लो कि वो तो तुरंत ही बंद हो जाएगा, हीट करेगा ही नहीं, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई होगा या कम होगा? तो रेजिस्टेंस भी उसका हाई होगा, जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ही वो हीट भी ये करेगा। तो इसका रेजिस्टेंस भी हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। तो बेस्ट क्या है बनाने के लिए, इसको क्या है बेस्ट कंपाउंड? तो ये है नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है? तो ये मिल के बना है निकल और क्रोमियम, निकल क्रोमियम से मिलके बना है, और साथ में और क्या है? तो मैंगनीज भी है और फेरम यानी आयरन भी है। तो नाइक्रोम जो है, इन मेन कंपोनेंट निकल क्रोमियम है और मैंगनीज और फेरम भी है उसमें, और ये भी काम करता है किससे? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है। एक और चीज़ है जो काम करता है इस पर, वो है हमारा बिजली का बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब भी सेम प्रिंसिपल पे ही काम करता है। जो फिलामेंट होता है वो कैसे से बना होता है बल्ब में? वो होता है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन की खासियत क्या है? इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इसका भी रेजिस्टेंस भी हाई होता है, इसके कारण ये जलता है, ग्लो करता है। तो टेम्परेचर जो है जब वो ग्लो कर रहा होता है तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम्हें ये 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है उस पर्टिकुलर फिलामेंट का सिर्फ टेम्परेचर। ठीक है, और गैस कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग उस बल्ब में? तो सबको पता है आर्गन तो यूज़ होता ही है, उसके अलावा N2 प्लस आर्गन यानी नाइट्रोजन और आर्गन मिलकर होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर काम करता है, और जो लाइट ये इमिट करता है, भले इतना टेम्परेचर हो जाता है लेकिन जो लाइट ये इमिट करता है विजिबल लाइट होता है, और इंफ्रारेड रेस तो होता ही है, चूंकि हीट हो रहा है तो IR तो होगा ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और चैप्टर अब ये ख़त्म, चाहिए जल्दी ख़त्म हो जाएगा आई थिंक। एक सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बना दें, और इस तरह की चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं आखिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसके लिए पहले हमें जानना होगा गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ठीक है,
तो गैल्वेनोमीटर जो होता है ये बेसिकली डिटेक्ट करता है वीक इलेक्ट्रिक करंट और उसका डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज होता है? तो वीक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और उसका डायरेक्शन भी, दोनों चीज़ के लिए, वीक इलेक्ट्रिक करंट और उसका डायरेक्शन। तो ये इट इज़ मोर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट देन एमीमीटर। अच्छा, एमीमीटर क्या होता है? तो एमीमीटर जो होता है, एमीमीटर जो होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। तो ये दोनों और गैल्वेनो लो को, यानी एक तरह से समझ लो जो गैल्वेनोमीटर जो है ये डीसी करंट के लिए है, डीसी करंट जो बैटरी वगैरह से आता है, ठीक है, और एमीमीटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट यानी एसी करंट के लिए होता है, एसी करंट को डिटेक्ट करने के लिए होता है। और एमीमीटर की खासियत क्या है? एमीमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, ठीक है, लो रेजिस्टेंस होता है। और एक और चीज़ है, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। एंड आइडियल एमीमीटर जो कहते हैं इट हैज जीरो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये एमीमीटर के बारे में जो फैक्ट्स हैं इस पर याद करो। पहला तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट यानी एसी करंट के लिए हुआ, दूसरा इसका रेजिस्टेंस जो है वो लो होता है, और ये सीरीज कनेक्शन हमेशा होता है, और जीरो रेजिस्टेंस जो है एक आइडियल एमीमीटर का पहचान है। एक और चीज़ होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस लिए होता है? तो ऑफकोर्स ये वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये कैसे कनेक्ट होता है? एम मीटर तो हो गया सीरीज में, वोल्ट मीटर होता है आपका पैरेलल में, ठीक है। इसका भी रेजिस्टेंस जो है हाई होता है, इसका तो हाई होता है जिससे एम मीटर का लो था, पर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कहा जाता है कि इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में सवाल पूछ देगा, शफल कर देगा कि एम मीटर को आइडियल एम मीटर हैज इन्फिनिटी रेजिस्टेंस एंड वोल्ट मीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वोल्ट मीटर का इन्फिनिटी होगा और एम मीटर का जीरो रेजिस्टेंस होगा। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर वो होते हैं जो एसी को डीसी बनाते हैं, ठीक है, एसी को डीसी बनाते हैं। और इन्वर्टर क्या होते हैं? जो कि डीसी को एसी बनाते हैं। इन्वर्टर याद रखो, रेक्टिफायर अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इन्वर्टर क्या करता है, जो बैटरी होता है, बैटरी से वो बिजली निकालता है जिससे वो सारे इक्विपमेंट चलते हैं जो बेसिकली एसी करंट पे चलते हैं, यानी वो डीसी को एसी बना रहा है। और रेक्टिफायर वो होते हैं जो कि एसी को डीसी बना रहे होते हैं। अब वही सवाल पूछते हैं कि गैल्वेनोमीटर को ये बना दो, गैल्वेनोमीटर को वो बना दो, तो जान लेते हैं क्या कैसे होता है। अगर कोई गैल्वेनोमीटर है उसको एम मीटर बनाना है, ठीक है, तो एम मीटर, तो ये कैसे होगा? कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। एक उसमें क्या ऐड करना है, उसमें हमें, तो हमें उसमें ऐड करना है लो रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। अब लो रेजिस्टेंस वायर, गैल्वेनो में देखो एमीटर का हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या था, कम था, हमें याद है, और वोल्ट मीटर का जो था रेजिस्टेंस हाई था, याद है। तो लो रेजिस्टेंस वायर ऐड कर दोगे अगर गैल्वेनोमीटर में, और वो भी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दोगे तो फिर ये बन जाएगा गैल्वेनोमीटर। बस याद रखना ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है एमीटर का प्रॉपर्टी नहीं है, एमीटर में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन चाहिए था, लेकिन जब गैल्वेनोमीटर को बनाते हैं तो एक चीज़ जो है करते हैं वो तो है कि हम लो रेजिस्टेंस वायर करते हैं एमीटर की तरह। एक चीज़ एमीटर की तरह नहीं करते, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में डालना, ठीक है। एक चीज़ है शंट, ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ है शंट। शंट क्या है? इज अ लो रेजिस्टेंस वायर विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद इंस्ट्रूमेंट्स टू अवॉइड देम बर्निंग। तो शंट एक तरह का वो लो रेजिस्टेंस वायर है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है ताकि कोई भी इक्विपमेंट है जो वो बर्न नहीं, वो जल ना जाए करंट के कारण, ठीक है। तो शंट एक तरह से प्रिकॉशनरी चीज़ लगाया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो कन्वर्जन ऑफ ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर हम कर दिए। अब अगर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर को हमको करना है वोल्ट मीटर में, इस केस में क्या हो सकता है?
तो हमें पता है वोल्ट मीटर में क्या था, तो रेजिस्टेंस हाई था, तो हमें एक हाई रेजिस्टेंस वायर ऐड करना है, ऐड हाई रेजिस्टेंस वायर। और किसमें, तो हालांकि हमें ये तो पता है कि जो वोल्ट मीटर है वो वोल्ट मीटर में हमेशा रहता है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन ये करेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में। मतलब हम कह रहे हैं कि हाँ भैया हम कन्वर्ट तो आपको कर देंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, चलो ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वायर दे देंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन हम सीरीज अपने हिसाब से ही लगाएंगे। तो ये वो फंडा है, ठीक है। एक चीज़ आप उसके अकॉर्डिंग करते हो और एक चीज़ आप उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हो, जिस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, चलो ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। दोनों क्या होते हैं, तो स्टेप अप जो होता है वो हेल्प करता है क्या, वोल्टेज को इंक्रीज करने में, वोल्टेज को इंक्रीज करने में। स्टेप डाउन क्या करते हैं, वोल्टेज को ऑब्वियसली उसका उल्टा करेंगे, वोल्टेज को कम करने में, ठीक है। तो जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट जो है कम जाता है, और फिर जब स्टेप डाउन में वोल्टेज कमता है तो करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से आखिर हम फायदा क्या है इसका ऐसा करने का, देखो ये जो फंडा है ना, ये स्टेप अप ये यूज होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, ठीक है, जहाँ से बिजली का सप्लाई मेन होता है। तो वहाँ से बिजली जब सप्लाई किया जाता है तो करंट को कम करके भेजा जाता है और वोल्टेज को बढ़ा करके भेजा जाता है, इसलिए तो कहते हैं इतने हजार वोल्ट का है झटका, और ये वो बोला जाता है, राइट। तो ये वोल्टेज वाला झटका है। तो वोल्टेज जो है हाई कर दिया जाता है स्टेप अप में, और फिर ट्रांसमिट किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू, और फिर वोल्टेज को जब आ जाता है आपके लोकल एरियाज में, ग्रिड वगैरह में, वहाँ फिर वोल्टेज को कम कर दिया जाता है, करंट को ज़्यादा बना दिया जाता है, और फिर घरों में प्रोवाइड किया जाता है, तब जा करके आपके सारे अप्लायंसेस जितने सारे हैं वो सारे के सारे जल पाते हैं, चल पाते हैं, जल नहीं पाते हैं मीन चल पाते हैं, ठीक है। ओके, ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन ओम्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी सवाल पूछ दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन ओम्स लॉ, बट किस चीज़ पे काम करता है, चूंकि हम देख रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ा रहा है घटा रहा है और करंट को उस हिसाब से मैनेज कर रहा है, यानी वो कहीं ना से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे तो काम करता है, लेकिन ओम्स लॉ पे नहीं करता है, ठीक है। और यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है इसको हम कहते हैं फैराडेज लॉ, या फिर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो वाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी करंट इज लो टू अवॉइड लॉस ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली जब वोल्टेज हाई रहेगा करंट कम रहेगा तो लॉस ऑफ एनर्जी भी कम होगा। अब देखो कूलम्स लॉ खत्म ही है, एक दो बातें और है बस। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ बेसिकली कहता है, मान लो ये दो चार्ज हैं, ठीक है, Q1 और Q2, और ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं, r डिस्टेंस से दूर हैं। तो कूलम्स लॉ कहता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये F आखिर है क्या, तो ये F है फोर्स, और कहीं ना कहीं आपको ये इक्वेशन जो है, अगर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा रिजेंबल करते हुए लगेगा ग्रेविटेशन का भी जो हम इक्वेशन लिखते हैं वही है। तो वही फंडा है यहाँ पर, ये जो दो चार्ज है इनके बीच में आखिर कैसा फोर्स लग रहा होगा। अगर मान लो ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तब तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है, ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। पर यही अगर सेम चार्ज के दोनों रहें तब इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों रिपल्स करेंगे। तो फैराडेज लॉ यही कहता है कि जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ चार्जेस ऑन बोथ द पार्टिकल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, ये याद रखना, ये है
हमारा कूलम्ब्स लॉ। और जितना चार्ज ज़्यादा होगा और जितना ये लोग पास होंगे उतना ज़्यादा ही ऑफकोर्स इनका स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। लास्ट एक चीज़ है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या कहता है? बेसिकली कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर यही कहता है कि अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है तो इसको ये कह सकते हो कैपेसिटेंस इन अ लेमन टर्म की इट इज लाइक अ बैटरी दैट टेम्परली वो स्टोर किया हुआ है चार्जेस को एंड रिलीजेज इलेक्ट्रिसिटी क्विकली। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर यही होता है इसका। और जो ये होता है यूनिट होता है वो होता है फराड। ठीक है, तो कोई भी है जिसके ऊपर ये चार्ज लगा हुआ है एंड इट स्टोर्स एनर्जी एंड रिलीजेस इट क्विकली। ठीक है, 100 वॉट, एक दो फैक्ट जान लो। 100 वॉट का बल्ब है वो कितना जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो वो 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस टू मैटर क्या है? तो देखो, एक टेम्परेचर जानते ही हैं, फिर नेचर ऑफ सब्सटेंस भी जानते हैं, लेंथ भी जानते हैं, और आर्ट ऑफ ट्रांसवर्स पैसेज ये तो ऑब्वियसली जाने हैं। तो ये था इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर और ये पूरा कंप्लीट हो गया है। घटना चक्र से इसको एक बार सप्लीमेंट कर लेना ताकि आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाओ। आपको इस वीडियो को 2-3 बार सुन लो ताकि आपके लिए टेंशन ना हो, आपके दिमाग में सारा डेटा फीड हो जाए। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलो, बाय बाय।